पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना आवश्यक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली विचारधारा अद्वैतवादी कहलाती है और दूसरी विचारधारा द्वैतवादी कहलाती है। अद्वैतवादी विचारधारा का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ही पदार्थ के एक ही पिंड से हुई है। इस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इस सिद्धांत में सौर मंडल की उत्पत्ति एक तारे से हुई है ऐसा माना जाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों में कांट, कास्ते दवफन, लाप्लास, लाकियर आदि विद्वान हैं। द्वैतवादी विचारधारा इस विचारधारा को मानने वाले मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। इस संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टास की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन एवं जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत प्रसिद्ध है। अद्वैतवादी विचारधाराओं में कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, इस परिकल्पना का प्रतिपादन कांट महोदय ने 1755 ईस्वी में किया था। इस सिद्धांत या परिकल्पना के अनुसार दैव निर्मित आदि पदार्थ पहले से मौजूद था, जिसमें आपसी घर्षण के कारण ताप में वृद्धि हुई और पदार्थ में गति आ गई, और इस गति के कारण पदार्थ का निहारिका में परिवर्तित होकर केंद्रापसारी बल के कारण पदार्थ बाहर निकले और विभिन्न प्रकार के पिंडों का निर्माण हुआ। जो शेष पदार्थ बचा उससे सूर्य का निर्माण हुआ। कहने का मतलब पहले से ही एक दैव पदार्थ मौजूद था, जिसके कणों के या अणुओं के आपस में घर्षण के कारण उसमें ताप वृद्धि हुई, और ताप वृद्धि होने से उसमें गति आ गई, और गति तेज होने पर केंद्रापसारी बल के कारण उसमें से पदार्थ निकल कर पिंडों का निर्माण किए, जिसे ग्रह उपग्रह का निर्माण हुआ, और जो शेष पदार्थ उसमें बच गया उससे सूर्य का निर्माण हुआ। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, इस परिकल्पना के प्रतिपादक फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास 1796 ईस्वी में अपना यह मत व्यक्त किया। इनका मानना था कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक तत्व निहारिका मौजूद था, जो प्रारंभ से ही गतिशील थी, और ठंडा होने पर यह सिकुड़ने लगी। विकिरण ऊर्जा के ह्रास के कारण यह निहारिका विभिन्न पिंडों में टूट गई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो लाप्लास ने गति वृद्धि न करके गति को कम किया और ताप को ठंडा किया, और ठंडा होने के कारण वो निहारिका विभिन्न पिंडों में टूटकर ग्रहों का निर्माण किया, ऐसा इनका मानना है। अब आता है द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना मतलब जो दो तारे मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो तारों से हुई है। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति दो तारों से हुई है, इसलिए इसे द्वैतवादी संकल्पना कहा जाता है। इस संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलेन तथा मोल्टाज की ग्रहाणु परिकल्पना तथा जेम्स जीन एवं जेफरीन की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल के दो तारक सिद्धांत हैं। अब आप देखते हैं ग्रहाणु परिकल्पना। इस परिकल्पना का प्रतिपादक चैम्बरलेन ने 1905 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इनका मानना था कि ब्रह्मांड में सूर्य तथा उसका साथी तारा मौजूद था। विशाल तारा जब सूर्य के पास से गुजरा, जिससे सूर्य के मौलिक पदार्थ जो मौजूद था वह धूल के कण के रूप में बाहर निकल पड़ा, जिसे ग्रहाणु कहा गया। बड़े बड़े कणों
के चारों तरफ छोटे छोटे कण एकत्र होकर ग्रहों का निर्माण किए। ये ग्रहाणु परिकल्पना थी। अगली परिकल्पना है जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन सन 1919 में ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। परिकल्पना का संशोधन 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। जेम्स जीन का मानना था कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के सहयोग से हुआ। प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। सूर्य के साथ ही साथ ब्रह्मांड में एक विशालकार तारा था। सूर्य अपनी जगह स्थिर था परंतु अपनी धुरी पर चक्कर काटता था। साथ ही तारा एक ऐसे पथ पर घूम रहा था जो सूर्य के निकट आ रहा था। साथी तारा सूर्य से बहुत अधिक विशालकाय था। साथी तारा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य की सतह पर बढ़ रहा था, जिसके कारण सूर्य की सतह से ज्वार उत्पन्न हो गया। साथी तारा सूर्य के निकट आता गया। ज्वार की तीव्रता बढ़ती गई और नज़दीक आने पर साथी तारा की आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई, जिससे हजारों किलोमीटर लंबी सिगार के आकार की फिलामेंट सूर्य से अलग हो गया। परंतु तारा इतना नज़दीक न था कि फिलामेंट के साथ जा सके। फलतः वह वर्तमान में सौर मंडल का निर्माण किया। रसेल का द्वैतारक परिकल्पना इन लोगों की ही परिकल्पना जैसी थी। ये जेम्स जीन की परिकल्पना में जो दोष थे उसे दूर किया। इनके में जो जेम्स जीन की परिकल्पना में जो दोष थे, सूर्य और ग्रहों के बीच वर्तमान में जो दूरी है उसको वो परिभाषित नहीं कर पाए, और ग्रहों के वर्तमान जो कोणीय आवेग है इसके बारे में भी प्रकाश नहीं डाला गया, जिसको रसेल महोदय ने अपनी परिकल्पना में सिद्ध किया। अब पृथ्वी की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का निर्माण एवं ग्रहों का निर्माण सम्मिलित है। इसका विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। यद्यपि इसका सिद्धांत आंशिक रूप से ही मान्य है। तो ये चित्र बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग परिकल्पना या सिद्धांत से है। इस सिद्धांत का मानना है कि प्रारंभ में एक पदार्थ उच्च घनत्व वाला था, बहुत घनत्व वाला पदार्थ था, और जिसमें तापी विकिरण या रेडियो एक्टिव विकिरण या किसी कारण से इसमें एकाएक विस्फोट होता है और कुछ ही समय में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। तो ये देखिए चित्र में ये एक बिंदु है, वो आद्य पदार्थ है जिसका बहुत उच्च घनत्व था, और इसी उच्च घनत्व वाले पदार्थ में विस्फोट होता है और विस्फोट होकर के ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये फैलता चला गया। इसको समझने के लिए देखिए, नंबर 1 पॉइंट,
शुरू में वे सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित थे। इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा ताप और घनत्व अनंत था। कहने का मतलब उसका घनत्व और ताप बहुत अधिक था उस आद्य पदार्थ का। दूसरा, बिग बैंग की परिकल्पना में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार के विस्फोट प्रक्रिया से बड़ा या विस्तृत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। तीसरा पॉइंट, बिग बैंग ने 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणविक पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हायल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। अब इस बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार तारों का निर्माण कैसे हुआ। ऐसी मान्यता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। आकाशगंगाओं में असंख्य तारे पाए जाते हैं। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच होता है। आकाशगंगा का निर्माण प्रारंभ में हाइड्रोजन गैस से बने बादलों से हुआ। तारों का निर्माण आकाशगंगा का निर्माण प्रारंभ में हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के संचयन से हुआ, जिसे नीहारिका कहा गया। इस नीहारिका में गैसीय बादलों के झुंड विकसित हुए जो बाद में गैसीय पिंडों में बदल गए। इन्हीं गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ। ये 2 बार हो गया है, तो चाहे यहीं से पूरा ले लीजिएगा या पीछे भी थोड़ा देखिए। तारों का निर्माण इसमें पूरे नहीं है, लेकिन इसमें पूरा दिया है। अब देखिए तारों के बाद ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों के निर्माण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है। तो प्रथम अवस्था, नीहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड के रूप में तारे पाए जाते हैं। इस गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में गैसीय कोड का निर्माण हुआ। इस गैसीय कोड के चारों ओर गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। अब दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में गैसीय बादल का संघनन प्रारंभ हुआ और कोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं के रूप में
विकसित हुए। ये ग्रहाणु गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ गए। तीसरी अवस्था में ग्रहों के विकास की इस अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में निर्मित हुए। यानी ग्रहाणु इकट्ठा होकर के एक जगह संघनित होकर के ग्रहों का निर्माण किए। अब देखते हैं सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, किंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में इसे 52वें ग्रह के रूप में परिभाषित किया। सौर मंडल में ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 आंतरिक ग्रह, इसे पार्थिव भी कहते हैं और इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी आते हैं। यूँ जान लीजिए पृथ्वी से सूर्य की तरफ जो ग्रह हैं, पृथ्वी को लेकर के सूर्य तक, वो आंतरिक ग्रह हैं और पृथ्वी से लेकर के बाहर के जो ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह हैं। ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। अब बाह्य ग्रह, अन्य 4 ग्रह यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति की भांति होने के कारण इन ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। ये ग्रह आकार में अपेक्षाकृत बड़े हैं, इनका घनत्व अपेक्षाकृत कम है तथा इनका सघन वायुमंडल हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस से बना है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है। पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों में भेद। पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों में भेद अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1 पार्थिव ग्रह आकार में छोटे तथा जोवियन ग्रह आकार में अपेक्षाकृत अधिक बड़े हैं। नंबर 2 पार्थिव ग्रह सूर्य से अपेक्षाकृत कम दूरी पर स्थित हैं, जबकि जोवियन ग्रह की दूरी अधिक है। नंबर 3 पार्थिव ग्रहों की संरचना चट्टानी है, जबकि जोवियन ग्रहों की संरचना गैसीय है। पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों में जो भेद का चौथा पॉइंट है वो है पार्थिव ग्रहों के उपग्रह की संख्या कम, पृथ्वी का केवल 1 तथा मंगल के 2 हैं, जबकि जोवियन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या अधिक है। बृहस्पति के 16, शनि के 30, वरुण के 17, अरुण के 17, वरुण के 8 उपग्रह हैं। अब देखते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसकी उत्पत्ति 4.44 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव के कारण हुई, जिसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ समय बाद ही एक विशाल पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यह पदार्थ पृथ्वी के कक्षा में घूमने लगा, जो चंद्रमा कहलाया। अब पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी का उद्भव लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। तब प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म एवं निर्जन ग्रह थी। इसका वायुमंडल विरल था, जो कि हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से भिन्न था। अनेक घटनाओं
एवं क्रियाओं से यह चट्टानी निर्जन एवं गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गई। आज से लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है, जिसका बाह्य भाग कम घनत्व तथा आंतरिक भाग अधिक घनत्व का है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण टक्कर होने की प्रक्रिया के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ गया। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की परत अनेक परतों में विभाजित हो गई। पृथ्वी के धरातल से कोड तक निम्न परतें पाई जाती हैं। नंबर 1 परपड़ी, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। नंबर 2 प्रवार, जिसे मेंटल कहा जाता है, मेंटल। नंबर 3 क्रोड, यानी आंतरिक भाग। सबसे आंतरिक भाग को क्रोड कहा जाता है। आंतरिक कोड बाह्य कोड में विभाजित है। अब पृथ्वी पर स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणुओं व अन्य खगोलीय पिंडों की संरचना अधिकांशतया घने एवं हल्के पदार्थों के मिश्रण से हुई है। ग्रहों की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मांड में बिखरे हुए छोटे छोटे धूलि कणों जैसे आकृति वाले कण थे। इन ग्रहाणुओं के एकत्र होने से ही पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। गुरुत्व बल के कारण जब पदार्थों का एकत्रीकरण हो रहा था तो इस एकत्रित पिंडों ने पदार्थों को प्रभावित किया, जिससे अत्यधिक ताप की उत्पत्ति हुई। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। तापमान की अधिकता के कारण ही चट्टानों के हल्की व भारी पदार्थों का स्तरीकरण होना प्रारंभ हो गया। भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए तथा हल्के पदार्थ धरातली भाग की ओर आने लगे। ये पदार्थ समय के साथ साथ ठंडे हो गए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंत में ये पृथ्वी के भूपटड़ी के रूप में विकसित हुए। अब वायुमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल का वर्तमान संरचना नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसों का प्रमुख योगदान है। वर्तमान वायुमंडल के विकास से 3 अवस्थाएं संबद्ध हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रथम अवस्था, वायुमंडल के विकास की प्रारंभिक अवस्था में धरातल पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी। यह वायुमंडल सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। सौर पवन सूर्य द्वारा उत्सर्जित गैसों का आवेशी बादल है जो कि पृथ्वी के सभी दिशाओं में गमन करता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी सहित समस्त पार्थिव ग्रहों बुध शुक्र मंगल पर भी हुई। समस्त पार्थिव ग्रहों से सौर पवनों के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर ढकेल दिया गया था या समाप्त हो गया था। द्वितीय अवस्था, वायुमंडल के विकास की इस अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने एवं विभेदन के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से अनेक गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया आदि गैसें अधिक मात्रा में तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में थी। तृतीय अवस्था, वायुमंडल के विकास की इस अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। जलमंडल का विकास, पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने से वायुमंडल में जल वाष्प व गैसों की मात्रा बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जल वाष्प का संघनन होना प्रारंभ हो गया।
वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से पृथ्वी के तापमान में और अधिक कमी आने लगी। परिणाम स्वरूप अधिक संघनन हुआ और लाखों वर्षों तक निरंतर मूसलाधार वर्षा होती रही। बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट और बिजली की तेज चमक के साथ प्रलयकाली वर्षा होती रही। पृथ्वी के गड्ढों में जल भर गया तथा वे महासागर बन गए। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ वर्ष के अंतर्गत बने। इस तरह पृथ्वी पर जलमंडल का विकास हुआ। अब जीवन की उत्पत्ति। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि धरातल पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक धरातल पर जीवन की उत्पत्ति को एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया मानते हैं। इस रासायनिक प्रक्रिया से पहले जटिल जैव अणु बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन अपने आप को दोहराता था। यह निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित करने में सक्षम था। 300 करोड़ साल पुराने भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचना आज के शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। पहले एक कोश की जीवाणुओं का विकास हुआ और धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। मानव धरातल पर सर्वोत्तम कृति माना जाता है। तो इस तरह आपका दूसरा अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति समाप्त हुई। अगला अध्याय अगले वीडियो में